नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति में हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे आज, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत रूप से कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, राष्ट्रपति जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, या मैं आपसे कुछ ऑप्शंस पूछता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी किसे कहते हैं? भारत का सर्वोच्च सेनाओं का अधिकारी किसे कहते हैं? 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए 2 का बता दीजिए। आप कहेंगे भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत का विधि अधिकारी हम लोगों ने पढ़ा था महान्यायवादी, हालाँकि अभी पढ़ेंगे हम महान्यायवादी, ठीक है? चलिए, तो हम लोग इसको यहाँ से कवर करेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ लिए हैं, डीपीएसपी हमने पढ़ लिया है। राष्ट्रपति पर हम चर्चा करेंगे। आप कहेंगे सर पॉलिटी हमारा चल रहा है, और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। क्या है जी? आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट, ठीक है? राष्ट्रपति। चलिए जल्दी जल्दी से आप हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट। चलिए, प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ये क्या होगा? आप कहेंगे सर देश का सर्वोच्च पद है, देश का सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद है। आप कहेंगे सर सर्वोच्च पद, यानी कि सुप्रीम पोस्ट है। ये क्या होगा? सर्वोच्च पद का मतलब होता है सुप्रीम पोस्ट है। हमारे देश की इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। भारत में सबसे बड़ा, भारत में वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आ रही है भाई, वॉइस तो क्लियर आ रही है यहाँ, एकदम से क्लियर आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि भैया यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया है कि ये जो है ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। आप कहेंगे सर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर इसको कह सकते हैं, सर्वोच्च कमांडर है। ठीक है जी, क्या है? सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर्वोच्च कमांडर है। जो राष्ट्रपति का ये पद है, ये पद हमने कहाँ से, ये पद की तुलना किससे की गई है? पद की तुलना कंपेयर किससे किया गया है? मैं कुछ बेसिक चीजें ही आपको अभी बता रहा हूँ, फिर हम लोग आर्टिकल्स पे आ जाएंगे कि सर जो ये सर्वोच्च पद है, ये पद हमने लिया कहाँ से है? आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन के राजा के समान है। किसके समान है? आप कहेंगे सर ब्रिटेन के राजा के समान, ब्रिटेन के राजा के समान, राजा राजा से। तो आप कहेंगे ब्रिटेन के राजा से तुलना की गई है। जैसे ब्रिटेन के राजा के पास कोई भी वास्तविक पावर नहीं है, दिखावटी शक्तियां, वैसे ही भारत में भी राष्ट्रपति के पास सभी दिखावटी शक्तियां हैं। इसके पास कोई अपनी पावर नहीं है, वीटो पावर को छोड़ दें। हालांकि वीटो पावर का प्रयोग भी ये सलाह मशवरा से ही करता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये सिंपल सी चीज़ें हो गई। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, अब आप लोग मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हमने पढ़ना है कि सर ब्रिटेन के राजा से तो इसकी तुलना की गई है। किससे? ब्रिटेन के राजा से तो इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। और ये तुलना हमने भैया करनी है किससे? ब्रिटेन के राजा से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने बात करना है, तो आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हमने पढ़ना है कि ये कौन से भाग में आता है, संविधान के किस भाग या पार्ट में आता है। तो हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा जो भाग है भारतीय संविधान का, वो है भाग 5। कौन सा है? भाग 5, यानी कि भाग 5 में इसको हम पढ़ेंगे। और एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल है 52, अनुच्छेद 52, जिसमें लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति पद का वर्णन। तीनों सेनाओं का नाम बताइए। ओहो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करनी है, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ने हैं कि सर इसमें लिखा है राष्ट्रपति पद। राष्ट्रपति पद का वर्णन किसमें किया गया है? राष्ट्रपति पद का वर्णन, राष्ट्रपति पद का वर्णन। ठीक है जी, मेंशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, मेंशन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर, आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर मेंशन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। और इसी में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री जो हमारी सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। अब ये सारी चीजें तो हमें पढ़नी ही हैं। अब यहाँ पर हमने ये आर्टिकल पढ़ा कि सर ये बताइए, हम यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और लिखना कि भारतीय राष्ट्रपति को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रपति को क्या क्या कहा जाता है, इंडियन प्रेसिडेंट को क्या क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर इसे रबड़ का या रबड़ की मोहर कहा जाता है, रबड़ की मोहर कहा जाता है। इसे दिखावटी तोता कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिखावटी, दिखावटी तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? दिखावटी तोता। कि भैया दिखावटी तोता किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर क्यों कहते हैं दिखावटी तोता? क्योंकि इसके पास वास्तविक शक्तियां है ही नहीं, सभी वास्तविक शक्तियां हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के पास, प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो यहां पर हम लोग बात कर लेंगे, इन सारी चीजों को आप लोग समझना।
चलिए, हमने यहाँ पर चर्चा कर ली कि सर राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, ठीक है। पद की तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई है। भारत का राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर या दिखावटी तोता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? तो आप कहेंगे कहते हैं। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया, कहते हैं। अब बात आती है सर भाग 5 में है, 52 में लिखा है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, कि यहां पर आप लोग क्या कहेंगे कि भारत में राष्ट्रपति पद का वर्णन, मेंशन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 52, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब एक बात आती है सर अनुच्छेद 53 बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 53 में कि सर अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, की समस्त शक्तियां किसमें होंगी जी? आप कहेंगे सर समस्त शक्तियां किसमें होंगी? जल्दी से बताइए। शक्तियां, आप कहेंगे सर समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। किसमें होंगी जी? आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति में होंगी, राष्ट्रपति में होंगी। यहां तक आप लोग इसको लिखेंगे राष्ट्रपति में होंगी। चलिए, यहां पर हमने पढ़ना है कि सर ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसमें होंगी? ये पावर्स, पावर्स इन द ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसको ऐसे लिखना, ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसको आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है भैया। चलिए, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर हमने बात करनी है, आप कहेंगे सर ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव, ऑल द्वारा ही लिख देता हूं इसको, है ना, द्वारा ही लिख देता हूं। ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव इन द प्रेसिडेंट, कि भैया भारत का जो राष्ट्रपति है इसमें सभी समस्त कार्यपालिका की शक्तियां होंगी। कि किसी देश से समझौता करना है, किसी देश से समझौता करना है, किसी देश से युद्ध करना, जैसे पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तो इसकी समस्त जानकारी राष्ट्रपति के पास तो होगी ही होगी, और राष्ट्रपति से पहले परमिशन ली गई होगी, राष्ट्रपति से पहले पूछा गया होगा, ठीक है। तो आप यहां पर बात करेंगे कि सर ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव इन द प्रेसिडेंट। और इन पावर का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेंगे? तो इनका यूज कैसे करेंगे भैया? प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, स्वयं, या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, सलाह पर। देखिए, राष्ट्रपति स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्लीज जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हाँ जी, नोट डाउन करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, नहीं बेटा, सुबह से आज कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया। आज सुबह से मैं गांव से आया हूं और आते ही क्लास ले रहा हूं 10 बजे। सब चाय ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और आपको भी पीनी हो तो आप मेरे साथ बस एंजॉय कर सकते हैं, देख के। भाग 5 बहुत बड़ा है भाई, भाग 5 बहुत बड़ा है, ठीक है। भाग 5 में बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयं या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, आप कहेंगे सर संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। आप कहेंगे ऑल पावर्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव किसमें है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको आप लोग फटाफट से लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। आगे बात करते हैं सर अनुच्छेद 54 क्या कहता है? आर्टिकल, आप कहेंगे सर आर्टिकल 54, 54 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल। आप मुझे बताइएगा, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचन, का निर्वाचन, निर्वाचन एवं एवं निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। चलिए, तो यहां तक आप लोग इसको लिखिएगा, निर्वाचक मंडल। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर इलेक्शन, इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। आप कहेंगे सर इलेक्टोरल, इलेक्टोरल कॉलेज, कि भैया कौन कौन राष्ट्रपति के लिए वोट करेगा, कॉलेज, कौन कौन राष्ट्रपति के लिए वोट करेगा, ठीक है। ये सारा वर्णन किसमें किया गया है? तो ये अनुच्छेद 54 में, किसमें? अनुच्छेद 54 में। अब देखिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। आप कहेंगे सर अनुच्छेद, अनुच्छेद यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइएगा सर, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, आप कहेंगे सर संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। आप कहेंगे सर निर्वाचित, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखिएगा, निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट। अब संसद में कौन कौन हो गए, जैसे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आप कहेंगे सर लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है कि भैया यहां पर सारी चीजों की बात हो रही है। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब बात आती है कि सर पहला पॉइंट तो ये हुआ, एक पॉइंट और होगा कि सर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, किसके? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आप कहेंगे सर इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स, elected members of state legislative assemblies, legislative assemblies। ठीक है जी, चलिए असेंबलीज कि सर जो राज्य विधानसभाएं हैं उन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चलिए यहां तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया। यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया कि सर सारी चीजों की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल कौन से आर्टिकल में आता है? आप कहेंगे सर ये आता है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 की अगर मैं बात करता हूं, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप लोग ये जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल दोनों ही अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतलब कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए? तो वोट करेंगे संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो सदस्य जीत कर आते हैं वो राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे। वैसे ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, नोट में लिखना, नोट में आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा यहां पर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचन में, ठीक है, निर्वाचन में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो कहीं भी हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एवं विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। विधान परिषद, विधान परिषद को हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ठीक है जी, हिस्सा नहीं लेते, नहीं लेते। चलिए नहीं लेते हैं तो ये पॉइंट बन जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसको आप लोग ऐसे करके भी ब्रैकेट में किसी में भी डाल सकते हैं। नोट का मतलब ये है कि चाहे तो वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हों, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हों, या भैया वो विधान परिषद, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। ठीक है, क्या है जी? 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है सर, कौनी पे शर्ट फटी हुई है बेटे, घूसा मारूंगा खींच के, घूसा मारूंगा खींच के, इसको फैशन बोलते हैं। आज पहली बार तो मैंने फैशनेबल पहनी है, हमेशा मैं सिंपल पहनता हूँ, उसमें भी आप लोग भैया पता नहीं क्या क्या कह रहे हो हैं। चलिए यहां तक आपने लिख लिया, यहां तक आपने सारी चीजें पढ़ ली। हाँ जी, देखिए ये सारी चीजें हो गई आपकी। निर्वाचन पद्धति भैया अनुच्छेद 55 में है। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा सारी चीजों के बारे में कि सर ये बताइए कि क्या किया गया था कि दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली पुदुचेरी, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं को, किसको? पुदुचेरी विधानसभाओं को, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में, किसमें? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के चुनाव में, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार, हिस्सा लेने का अधिकार, का अधिकार, अधिकार 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1992 के द्वारा, के द्वारा, द्वारा दिया गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया।
देखिए जो दिल्ली और पुदुचेरी है ना, जो दिल्ली और पुदुचेरी है, ये दोनों आप कहेंगे सर ये दोनों जो है ना, दिल्ली और पुदुचेरी, ये है केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है? ये है केंद्र शासित प्रदेश। आप कहेंगे सर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो आप कहेंगे सर ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये आप सभी सभी भैया यहाँ तक लिख लें, सभी भैया यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने लिखा कि भैया अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल, कि भैया संसद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर, मुझे बताइए किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत शानदार, लाजवाब। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, लिख लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। क्यों नहीं मिला भैया? क्योंकि विधान परिषद जो है वो मात्र 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सर साइड हो जाओ। लो जी, साइड हट गए, बिल्कुल साइड हट गए जी। अब तो आप लिख सकते हैं ना, अब तो आप लिख सकते हैं ना भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बेटा ये 70वां संविधान संशोधन है, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। अब बात आती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहाँ पर बात आती है कि सर एक आर्टिकल है 55, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या दिया हुआ है इसमें? निर्वाचन की रीति। चलिए रीति की बात करेंगे, मैनर ऑफ द इलेक्शन। आप कहेंगे सर इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है भैया, आप मुझे बताएंगे सर मैनर ऑफ द इलेक्शन, ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या है, कि सर राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये कैसे होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये चुनाव कैसे किया जाता है? कौन भैया कहेंगे? आप कहेंगे सर ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होगा, आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है जी। क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। चलिए आप यहां पर बताएंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात होगी तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है? ऐसा चुनाव जिसमें आप और हम वोट ना डाल पाए, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत शानदार। हमने पढ़ा कि सर अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हो रही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है जिसमें आप और हम वोट ना डाल पाए। मान लो जैसे कि आपने और मैंने वोट डाला है, किसके लिए? लोकसभा सदस्यों के लिए और विधानसभा सदस्यों के लिए। वो डायरेक्ट चुनाव हुआ। वो क्या हुआ? वो डायरेक्ट चुनाव हुआ जिसमें हमने वोट नहीं डाला लेकिन हमारे द्वारा डाले हुए प्रतिनिधियों ने वोट डाला, ठीक है। चलिए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 90 थोड़ी है, 92 है भैया, 92, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फास्ट पढ़ाऊं? कैसे फास्ट पढ़ाऊं भैया? आप कहेंगे सर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और चुनाव की जो पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है जी। मत प्रणाली जिसे हम कहते हैं मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। आप कहेंगे सर इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंगल सिंगल ट्रांसफेरेबल। आप कहेंगे सर सिंगल ट्रांसफेरेबल। आप यहां लिखेंगे सिंगल ट्रांसफेरेबल बोट सिस्टम, ठीक है जी। क्या कहेंगे? बोट सिस्टम। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे कि भैया इसमें क्या होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, आप खड़े हो रहे हैं, मैं खड़ा हो रहा हूँ, एक सिवा खड़े हो रहे हैं, ठीक है, 3 लोग खड़े हो गए। अब क्या किया लोगों ने? अपनी प्रेफरेंस रखी। मान लीजिए हो सकता है 1 नंबर पे आपको रख दिया, दूसरे नंबर पे मुझे रख दिया, लेकिन आपको एक निश्चित कोटे तक वोट प्राप्त नहीं हुए, तो आपका जो वोट था जो सेकंड नंबर पे था उस पर ट्रांसफर होगा, जिसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने इसको लिखा। अब बात आती है सर अनुच्छेद, किसमें हम बात करेंगे? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का कार्यकाल। किसका? राष्ट्रपति का कार्यकाल। कि भैया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जा रहा है, आप कहेंगे सर टेन्योर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का टेन्योर कितना हो? टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आप लोग मुझे बताएं सर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने समय का रहता है? राष्ट्रपति अपने पद पर कितने समय के लिए रहता है? तो राष्ट्रपति अपने समय जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर लेता है, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है उस तारीख से लेकर भैया वो कब तक रहेगा जी? आप कहेंगे सर जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा, दिख रहा है जी। आप कहेंगे सर ये जो इसका कार्यकाल है ये कितना होगा? आप कहेंगे सर 5 साल। दिख रहा है ये वाला कलर आपको? ये कलर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। चलिए
आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो है 5 इयर्स। कितने साल का है? 5 साल का। जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा उस तारीख से लेकर अगले 5 साल तक वो अपने पद पर रहेगा, और अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, नया राष्ट्रपति नहीं बनता, तब भी वो अपने पद पर बना रहेगा, मतलब जब तक राष्ट्रपति ना आ जाए। चलिए, रिजवान जी कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या क्या क्वेश्चन था रिजवान आपका? केवल कमेंट देखने से काम थोड़ी चलेगा रिजवान। अगर हाँ आपका कोई क्वेश्चन हो या लास्ट में मैं पूछूं और मैं ना बताऊं तब तो समस्या है। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलिए भैया बहुत बढ़िया जी, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब बात आती है कि सर ये क्या है, एक आर्टिकल और है। आर्टिकल है जी कौन सा? आर्टिकल है 57। आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। यदि कोई राष्ट्रपति है और वो दोबारा से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनता है तो क्या बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। हाँ, भाग 4 के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का पुनः, आप मुझे बता दीजिए, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। हमारे भारत में राष्ट्रपति जितनी बार चुनाव जीतेगा उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ना है, मतलब यह है कि जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है भारत में? एक व्यक्ति कितनी बार भी, कितनी बार भी, व्यक्ति मतलब भारत का नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। आपने सोच देखा होगा बहुत सारे रूमर्स आती हैं, फेक खबरें आती हैं कि राष्ट्रपति रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि इनकी कोई रिटायरमेंट एज है ही नहीं, तो रिटायर कहां से हों? कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, बन सकता है, समझ गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यूएसए की, यूएसए में क्या होता है? यूएसए में एक व्यक्ति मात्र दो बार, यानी कि 4 + 4 8 साल के लिए, क्योंकि वहां का कार्यकाल 4 साल है, 8 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है, आप कहेंगे क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, बन सकता है, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमें पता चल गया भैया कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप कहेंगे सर भारत में तो कितनी बार भी बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार, यानी कि 4 + 4। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल मात्र 4 साल का है, मात्र 4 साल का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपने लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। बात करेंगे योग्यता, एज वगैरह योग्यताओं में आएगी। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, 56 में क्या है और 57 में क्या है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पहले होने से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। देखिए, अगर ये त्यागपत्र देता है तो आप कहेंगे सर त्यागपत्र किसे देगा? ये अपना रिजाइन किसे करेगा? तो रिजाइन देगा ये उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगर ये त्यागपत्र दे रहा है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देंगे? ये सूचना किसको देंगे? सूचना देंगे स्पीकर को। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को, कि राष्ट्रपति महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि सर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देंगे? स्पीकर। स्पीकर मतलब तो लोकसभा अध्यक्ष, क्या बोलेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, ट्रंप पहले बन चुके हैं, दूसरा उनका ये अंतिम कार्यकाल है, जैसे बराक ओबामा 2 बार बन चुके हैं, ठीक है जी। आगे बात करें यहां से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली होंगी। अब बात आती है योग्यताओं की कि सर योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है। चलिए पढ़िए आप लोग इतना। आगे बात करते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58, ये क्या कहता है? इसमें लिखा है कि सर भारत का नागरिक होना जरूरी है। कौन हो? भारत का नागरिक होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन होना चाहिए? कि राष्ट्रपति बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, ठीक है। और भैया उसकी एज कितनी होनी चाहिए? एज, आयु कितनी होनी चाहिए? आयु, आप कहेंगे सर एज होनी चाहिए 35 साल, ठीक है। 35 साल की आयु वो पूरी कर चुका हो, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या करता हो? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो जी? सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग मुझे बताइए कि सर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हम लोग सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हमने पढ़ना है एज। तो आप कहेंगे सर 35 साल एज होनी चाहिए। कितनी? 35 साल एज होनी चाहिए।
ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 साल, लाभ के पद पर ना हो, वो अभी पढ़ेंगे, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कभी कभी ऑप्शन में आता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए, कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य हो, या इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, किस पर आप टिक करेंगे, आप किस पर टिक करेंगे? आपको मैंने ऑप्शन दे दिए 4। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य हो, सभी सही हैं। तो आप मुझे क्या बताइए, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। हाँ जी, मैक्सिमम एज कुछ होती नहीं है, मैक्सिमम एज कुछ नहीं होती, ठीक है, मैक्सिमम कोई एज नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताते रहिएगा आप लोग। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। भैया क्लास में डाउट के थोड़ी मिलते हैं, आप ग्रुप, डाउट ग्रुप किस लिए बनाया गया, ताकि आप डाउट ग्रुप में पूछ लें, क्लास में थोड़ी डाउट का वो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो कोई इंस्टेंट में देख लूं आपका कमेंट, ठीक है। कह रहे हैं सभी सही हैं, सभी सही हैं। अच्छा, मैंने तो यहाँ कहीं नहीं लिखा लोकसभा का सदस्य हो, मैंने लिखा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। मैंने तो कहीं नहीं लिखा यहाँ लोकसभा का सदस्य हो, मैंने लिखा है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि सी गलत था, क्योंकि लोकसभा सदस्य हो, और यहाँ पर क्या लिखा है, लोकसभा सदस्य की बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, समझ गए। चलिए, अच्छा ये बताइए कि भैया यहाँ पर प्रस्तावक कितने होने चाहिए, प्रस्तावक, प्रपोजर, प्रस्तावक कितने होने चाहिए, प्रोपोजर कितने होने चाहिए, प्रपोजर। चलिए बताइए प्रपोजर कितने चाहिए, तो आप कहेंगे सर प्रोपोजर्स होने चाहिए 50। कि भैया अनुमोदक कितने चाहिए, आप कहेंगे अनुमोदक, अनुमोदक कितने चाहिए, अप्रूवर कितने चाहिए, अप्रूवर्स, अप्रूवर्स भी चाहिए 50। कितने चाहिए जी, 50 अप्रूवर्स चाहिए। ठीक है, जमानत राशि कितनी हो, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, जमानत राशि जिसे हम कहते हैं कॉशन मनी, क्या बोलेंगे, कॉशन मनी। आप मुझे बताएंगे कॉशन मनी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉशन मनी, तो आप कहेंगे सर 15,000 रुपए, कितना, 15,000 रुपए। ठीक है जी, और ये कहाँ पर जमा की जाती है, जमानत राशि जमा होती है आरबीआई में। कहाँ पर, आरबीआई में। आरबीआई के नाम से एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, जिसके जैसे कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है वो सीरियस होकर लड़े, यदि उसको एक निश्चित कोटे तक वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। क्या हो जाती है, वो जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है जी, चलिए। सर अनुच्छेद 51A का के नहीं बताया, के बताया तो था कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, मैंने बताया तो था, और पीडीएफ में भी था। ठीक है, जैसे कि आप ये समझिए, आपने गांव में चुनाव देखा होगा, सब गांव से आते हैं, प्रधान क्या करता है, अपने साथ पूरी एक पलटन लेकर जाता है ना, ट्रॉली भरकर, कि भाई मेरे साथ देखो प्रस्तावक कितने सारे जो मेरा प्रस्ताव दे रहे हैं। ठीक है, अब उन ट्रॉली भर में से केवल 2 लोगों को अंदर लेकर जाता है, जो गारंटर बनते हैं, अप्रूव करते हैं, जी यही हमारा प्रधान बनेगा, या इसी को हम अपने लिए प्रधानी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो वो 2 गारंटर बनते हैं, जिसे हम अप्रूवर या भैया अनुमोदक बोलते हैं। प्रधानी भाषा में हम गारंटर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अनुमोदक बोल देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं होगी क्लास, माफी चाहूंगा, कल क्लास नहीं होगी। कल 2 बजे, कल 2 बजे यूपी ट्रिपल एससी पैट में मैं एक मैराथन ले रहा हूँ यूट्यूब पर, रोजगार वेद अंकित यूट्यूब पर। तो प्लीज आप लोग अपनी पूरी पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो कल 2 बजे यूट्यूब पर मेरे साथ लाइव जुड़िएगा, लाइव जुड़िएगा। ठीक है, कल ये वाली क्लास नहीं होगी, परसों ये क्लास होगी। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।